ठीक है, तो एंजाइम में सबसे बड़ा दिक्कत क्या है सर? वो ग्राफ समझ में नहीं आता, पीएच और सर वो टेम्परेचर वाला दो ग्राफ एनसीईआरटी में, एक पीएच का है और एक टेम्परेचर से बनाया गया ग्राफ में दिक्कत है। और सर एक वीमैक्स वाला, वीमैक्स और केम वाला ग्राफ है, वो भी समझ में नहीं आता, मेन बच्चा वहीं फंसता है। और फिर सर वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, वीमैक्स सर सेम रहेगा, केम बढ़ जाएगा, क्या क्या वहां पर दे रखा है, सीखते आराम से सीखते, टाइम थोड़ा सा देते, याद सिंपल सा लॉजिकल कैसे पढ़े। मान लो इस ट्यूब के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, इस ट्यूब लिया और इस ट्यूब के अंदर में बच्चे लोग 6 एंजाइम, ये एंजाइम में टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, आपको तो मालूम है, दूसरा एंजाइम, तीसरा एंजाइम, चौथा, पांचवा, छठा। सर आपने ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर में पूरी तरह से फोल्डेड होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां बच्चा डाल दिया हमने, ये डाल दिया सबस्ट्रेट, S4 सबस्ट्रेट, S4 सबस्ट्रेट डाल, ठीक। लेकिन टेम्परेचर अभी मान लो बच्चा 0 डिग्री, अभी टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो हम लोग ग्राफ ऐसे बना रहे हैं, यहां बच्चा टेम्परेचर है और टेम्परेचर अभी 0 डिग्री है, तो कोलिजन क्या होगा? कोलिजन सिंबल एंजाइम और सबस्ट्रेट। सर ये तो सर इनएक्टिव है सर, अभी टेम्परेचर तो बहुत कम है, 0 डिग्री है, तो कोलिजन भी नहीं होगा, तो एंजाइम सबस्ट्रेट से टकराएगा भी नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन काफी कम होगा। लेकिन जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो 10 डिग्री बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा बोलो? कोलिजन का रेट बढ़ेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट से टकराएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो ये बच्चा आपका हो गया, ये हो गया वेलोसिटी, इधर है बच्चा वेलोसिटी, सिंपल। यहां पर एंजाइम था, यहां सबस्ट्रेट था, आराम से बैठा हुआ। क्यों? क्योंकि अभी काइनेटिक एनर्जी है नहीं, टेम्परेचर है ही। अरे एनर्जी ही नहीं है तो रैंडम मोशन नहीं होगा, सबस्ट्रेट एंजाइम से टकराएगा नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही कम होगा। लेकिन जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, यहां 0 डिग्री था, अब देखो तुमने जैसे ही बढ़ाया 10 डिग्री पे लाया, अरे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अंदर बढ़ा, तो ये आपस में टकराएंगे, कोलिजन का रेट बढ़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और बढ़ाया और बढ़ेंगे, और बढ़ाया और बढ़ेंगे, और लगभग बच्चा हमारी बात करें तो लगभग 37, ह्यूमन बीइंग की बात करो तो लगभग 37 डिग्री पे एंजाइम मोस्ट फंक्शनल फॉर्म में सबसे ज्यादा वेलोसिटी मिलेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहां सबसे ज्यादा होगा 37 के आसपास ह्यूमन बीइंग। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है? टेम्परेचर तुमने 37 के जगह 40, 45, 50 कर रहे हो, तो धीरे धीरे तुम बढ़ाओगे तो सर रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ेगा, अच्छी बात है नहीं। अब क्या होगा? एंजाइम टर्शरी स्ट्रक्चर था, यहां देखो एंजाइम बच्चा, यहां टर्शरी स्ट्रक्चर, यहां एंजाइम टर्शरी स्ट्रक्चर। अब जैसे ही 40 से एवब ले गए, एंजाइम डीनेचर होने लगेगा, टूटने लगेगा, और एंजाइम ही अगर टूट गया, 6 एंजाइम थे सर, एंजाइम तो टूट रहा है, अरे एंजाइम ही डीनेचर होने लगा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन धड़ाम से नीचे आ जाएगा, और ये बच्चा डीनेचर हो गया, टर्शरी से प्राइमरी में लौट गया ना। तो ये बहुत अच्छे से सीखना, ये बहुत अच्छे से सीखना। 1 मिनट, 1 मिनट, सबको म्यूट कर देते। देखो तो ये ग्राफ बेल शेप्ड का बना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, पहले 0 डिग्री था ना, रेट ऑफ रिएक्शन काफी कम था, जैसे ही तुमने 10 किया रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, और 20 किया और बढ़ा, 30 किया बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि रेट ऑफ कोलिजन बढ़ रहा है। मोस्ट 37 पे मोस्ट सबसे ज्यादा फंक्शनल है ना। अब जैसे ही तुमने बढ़ाया एंजाइम डीनेचर होने लगा। मैं सिंपल समझाता हूं, जब तुम्हें कभी फीवर होता है तो तुम्हें खाने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता, खेलने का मन नहीं करता, क्यों? तुम्हारा सारा मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल कर रहा है? एंजाइम। और जैसे ही टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ गया, हाँ फीवर बढ़ा, एंजाइम डीनेचर होने लगे, रेट ऑफ रिएक्शन मेटाबॉलिज्म कम होने लगा, खाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा होता है।
अब समझ में आया? यहाँ पर गड़बड़ नहीं कीजिएगा। सर कम एंजाइम पे डीनेचर नहीं होगा क्या, केवल हाई टेम्परेचर पे होगा क्या? एक कहानी से बता देता हूँ, एक कहानी से समझा देता हूँ। हेन मुर्गी है तुम्हारे घर में? बोले हाँ सर होगा। एक नहीं तो बाहर से लेते हो यार। उसका अंडा ले लो, एग ले लो, अंडा ले लो। बोले ठीक। अंडे को बॉईल कर, जो मुर्गी जिस अंडे पे बैठती अपने ऑफ स्प्रिंग बनाती हैचिंग करके, उस अंडे को लो और बॉईल कर दो 100 डिग्री पे, डीनेचर हो गया। ठीक है, अब उसे डीनेचर्ड वाले को वापस से मुर्गी के पास रख दो, क्या उससे ऑफ स्प्रिंग बनेगा? कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। क्यों? आपने अंडा को डीनेचर कर दिया 100 डिग्री पे, अब वो कभी ठीक होगा ही नहीं, उसके प्रोटीन सारे डीनेचर हो गए, अब मुर्गी से कभी भी ऑफ स्प्रिंग नहीं बनेगा। लेकिन दूसरा काम, उसी अंडे को लो और फ्रिज में डाल दो, फ्रिज में डाल दो बेटा, फ्रीजर में -20 पे 1 दिन के लिए डाल दो, -20 पे। अब वहां से निकालो और मुर्गी के नीचे रख दो, बेटा वहां ऑफ स्प्रिंग बन जाएगा, ऑफ स्प्रिंग बन जाएगा। इससे क्या प्रूफ हुआ कि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो एक्सट्रीम पे तो एंजाइम हमेशा के लिए डीनेचर हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, वो नॉन फंक्शनल हो गया। लेकिन जब तुम टेम्परेचर घटाते हो तो एंजाइम डीनेचर नहीं होता, वो इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि वहां पर काइनेटिक एनर्जी कम है, कोलिजन कम है, तो वो फंक्शन नहीं कर पाता ना। इसीलिए तो हम क्रायो प्रिजर्वेशन बनाते हैं, -196 पे रख देते हैं हम लोग, -196 डिग्री सेल्सियस पे स्पर्म को रख दिया, सीड को रख दिया, ओवम को रख दिया। तुम्हारा अकॉर्डिंग चलता सर लो टेम्परेचर पे डीनेचर होता, तब तो -196 पे स्पर्म ही डीनेचर हो जाता, ओवम के अंदर सारे प्रोटीन डीनेचर हो जाते ना, तब तो काम ही नहीं करता, तब तो काम ही नहीं करता। लेकिन वो है, वो टर्शरी स्ट्रक्चर में, लेकिन इनएक्टिव है। जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया वापस से एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चा गड़बड़ क्या करता है, उसे लगता है कि 37 पे वो एक्टिव है, हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो गया खत्म, और लो टेम्परेचर पे भी डीनेचर हो गया। गलत बात, नहीं, लो टेम्परेचर पे टर्शरी में वो इनएक्टिव है। अब बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? फटाफट हैंड रेज करो। बेल शेप्ड ये ग्राफ समझ में आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन। चलो ठीक है, अब हम लोग पीएच का बनाए, यहां पर फंसोगे, यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। ये देखो, ये देखो, ध्यान से सुनना, हमारा ध्यान से सुनना, हमारा एंजाइम 7 पीएच पे मोस्ट एक्टिव फॉर्म में होता है। हमारा इंडो एंजाइम, सेल के अंदर वाला, एक्स्ट्रा सेलुलर वाला नहीं बोल रहा, सेल के बाहर वाला नहीं बोल रहा, एक्सो एंजाइम नहीं, इंडो एंजाइम। कब? जब पीएच कितना है 7, हमने ट्यूब लिया, एंजाइम लिया, एंजाइम लिया, सबस्ट्रेट को रख दिया, सबस्ट्रेट को रख दिया, सबस्ट्रेट को रख दिया, और कितना पीएच 7 दिया, जो हमारे अंदर होता है। तो यहां पास वो मोस्ट एक्टिव फॉर्म है, मोस्ट एक्टिव फॉर्म है, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा। लेकिन जैसे ही पीएच तुमने क्या किया, बढ़ाया, अल्कलाइन हो गया, बेसिक कंडीशन हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन यानी कि एंजाइम, एंजाइम प्रोटीन से ही तो बने, तो वो डीनेचर होने लगेगा, वो डीनेचर होने लगेगा, और लगभग 8 पे 9 पे 10 पे आते आते ये जो एंजाइम टर्शरी स्ट्रक्चर में था पूरी तरह से डीनेचर हो चुका होगा, पूरी तरह से डीनेचर हो गया। तो एट हाई पीएच क्या हो गया, डीनेचर हो गया। अब बच्चा गड़बड़ नहीं करना, अब यहां पर एक और चीज, सर पीएच को घटाएंगे तो पीएच को जब घटाओगे तब भी वो डीनेचर होगा, आपको तो मालूम है, यहाँ पास 6 पीएच, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, 3, 2। तो जैसे जैसे आप पीएच को घटाओगे, एसिडिक कंडीशन दोगे, इस कंडीशन में भी एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। तो दोनों एक्सट्रीम पे, इस एक्सट्रीम पे भी डीनेचर हुआ, इस एक्सट्रीम पे भी डीनेचर हुआ। टेम्परेचर में क्या था, केवल अपर स्ट्रीम पे केवल डीनेचर हुआ था, लो स्ट्रीम पे नहीं था। एंजाइम टेम्परेचर में क्या बनाया था, ऐसे बनाया था ग्राफ से, यहां टर्शरी स्ट्रक्चर, यहां डीनेचर, यहां भी टर्शरी स्ट्रक्चर था, डीनेचर नहीं था, वो इनएक्टिव था, यहां इनएक्टिव था, यहां डीनेचर था। अब पीएच पे बनाया तो यहां क्या हुआ, यहां पास नेटिव फॉर्म में, प्योर फॉर्म में
इस एंड पे डीनेचर, इस एंड पे डीनेचर। अब समझ में आया? तो पीएच में दोनों एक्सट्रीम पे डीनेचर हो जाएगा, दोनों एक्सट्रीम पे डीनेचर हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर वाले में केवल अपर स्ट्रीम पे होगा, लोअर स्ट्रीम पे डीनेचर नहीं, इनएक्टिव होगा। अब बताओ क्लियर है? अब बताओ क्लियर है? चीजें में कंफ्यूज तो नहीं होगे? अब बताओ क्लियर है? यानी आप एनसीईआरटी के फिगर को आज उठाइए जो आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, और फिगर में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दीजिए, टेम्परेचर वाला में ऐसे बना दीजिए, यहाँ नेटिव फॉर्म, यहाँ डीनेचर, और यहाँ भी नेटिव है लेकिन इनएक्टिव है, और यहाँ डीनेचर है। ये किसका बनाया? टेम्परेचर वाला। अब पीएच का बना दीजिए, अब पीएच का बना दीजिए, पीएच का बना दीजिए, यहां पास नेटिव फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर, यहां डीनेचर, यहां डीनेचर, ये हमने बना लिया पीएच का ग्राफ। अब कभी गड़बड़ नहीं करो। तो सर तो ये मत करना सर हम धीरे धीरे पीएच बढ़ा रहे, अरे भैया हमारा पीएच तो 7 है ना, हमारा पीएच तो 7 है ना। हाँ, घटाओगे तो डीनेचर, बढ़ाओगे तो डीनेचर। चलिए ठीक। अब खतरनाक वाला सर वीमैक्स वाला समझ में नहीं आता है, अगर यहां तक क्लियर है तो वीमैक्स भी समझ में आना चाहिए। ध्यान से, इसमें लॉजिक चाहिए, लॉजिक चाहिए। सर ग्राफ में एक्स और वाई को पहले प्लॉट करते हैं। ये बच्चा सबस्टेट है, सबस्टेट 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 है, सबस्टेट कोई भी एंजाइम मान लीजिए, और इधर रेट ऑफ रिएक्शन है जिसे हम वी कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, हमने यहां ट्यूब लिया, ये ट्यूब लिया, इसके अंदर में एक एंजाइम, 2 3 4 5 और 6, कितने एंजाइम है? 6। अब बताओ ध्यान से, सबस्ट्रेट लड्डू है, सबस्ट्रेट लड्डू, देखो यार लड्डू लिखते, सबस्ट्रेट 0, एक्स एक्सिस है ना, यहां पर सबस्ट्रेट 0 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सर केवल 6 एंजाइम है, सबस्ट्रेट तो है ही नहीं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? लड्डू होगा, लड्डू होगा, लड्डू 0 0 होगा। अब सोचो, धीरे धीरे तुमने यहां सबस्ट्रेट डालना स्टार्ट किया, सबस्ट्रेट डाला, तो जैसे ही सबस्ट्रेट डालेंगे, और 37 टेम्परेचर पहले से फिक्स है, 37 टेम्परेचर 37, एंजाइम 6 है, सबस्ट्रेट 0, रेट ऑफ रिएक्शन 0। जैसे ही तुमने सबस्ट्रेट डाला, एक सबस्ट्रेट डाला, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा नहीं, सबस्ट्रेट बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। सर और सबस्ट्रेट डालेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अरे 6 एंजाइम है, सबस्ट्रेट तो अभी 0 था, तो रेट ऑफ रिएक्शन 0 था, सबस्ट्रेट डाला तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, और सबस्ट्रेट डाला रेट ऑफ रिएक्शन, और सबस्ट्रेट डाला रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। लेकिन एक टाइम आएगा, तुम सबस्ट्रेट डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, एक टाइम नहीं आ जाएगा जब सारे 6 एंजाइम इन्वॉल्व हो जाएंगे सबस्ट्रेट के साथ, सारे 6 एंजाइम बिजी हो गए सबस्ट्रेट के साथ, तो क्या होगा? सर फ्री अब कोई नहीं है, अरे फ्री कोई नहीं है, और सबस्ट्रेट बढ़ाओ, और सबस्ट्रेट डालो, और सबस्ट्रेट डालो, सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, वो सबस्ट्रेट तो बढ़ा रहे सर, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ रहा, और सबस्ट्रेट डालेंगे, और सबस्ट्रेट डालेंगे, सर कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर, यहां देखिए ना रुक गया, अब कांस्टेंट हो गया सर, और डाला कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1000 डालेंगे कोई फर्क नहीं, 1 लाख, अरे भाई 6 एंजाइम था ना, 6 का 6 इन्वॉल्व हो चुका है। तो पहला ग्राफ आपको क्लियर है, यहां मैंने बनाया 6 एंजाइम थे, 6 के 6 एंजाइम ना, और सबस्ट्रेट कितना है? लड्डू, तो रेट ऑफ रिएक्शन लड्डू। अब जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाया सारा, अब देखो क्या हुआ, इसके अंदर में 6 एंजाइम थे, सारे एंजाइम 6 के 6 सारे एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट कर चुके, तो फ्री कोई है क्या? नहीं सर। और बढ़ाए, सर क्या फर्क पड़ता है, और बढ़ाए, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब अचीव किया? उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को जिस सबस्ट्रेट पे इसने मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स अचीव कर लिया। मैक्सिमम वेलोसिटी कब गया? सर यहां गया मैक्सिमम वेलोसिटी, तो जिस सबस्ट्रेट पे मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव किया नाम है वी मैक्स, नाम है बच्चा वी मैक्स। बोलो ठीक है सर, मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स। अब ध्यान से सुनना, अब लॉजिक बोल रहा हूं, टोटल एंजाइम कितने थे? सर 6 था, टोटल एंजाइम कितने थे? 6। मैं बोलता हूं 6 एंजाइम लिखो, फिर से मैं ये बोल रहा हूं 3 एंजाइम कब रिएक्ट करेंगे? ध्यान से सुनना, मैंने सबस्ट्रेट डाला, ये रिएक्ट हो गया, ये रिएक्ट हो गया, तो वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन
जब आधा एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड कर चुका होगा, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब आधा एंजाइम, 6 नहीं 3 एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड कर किया होगा, उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम Km कहेंगे। तो Km क्या है? वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब आधा एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड किया। अरे पूरा बाइंड किया तो Vmax था। अब आधा, 6 थे तो आधा किस सबस्ट्रेट पे बाइंड किए, उसी को हम लोग कहेंगे Km, उसी को कहेंगे Km। तो 6 बाइंड किया था तो Vmax पहुंचा, अगर 3 ही बाइंड किया तो Vmax का आधा ही तो होगा। इसी को हम कहते हैं Vmax by 2 = Km। वो सबस्ट्रेट जब आधा बाइंड कर गया उसी को कहा Km का। अब बताओ क्लियर है? अब तो गड़बड़ नहीं है ना? Km समझ में आया? चलो फटाफट हैंड रेस करो, हैंड रेस करो। अब तो समझ में आया कम से कम, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर? Km एफिनिटी से कुछ है रिलेशन सर? Km इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी, ये समझ में नहीं आता। हाँ अब समझाता हूं, अब बहुत अच्छे से क्लियर कट समझ में आएगा, बहुत क्लियर कट समझ में आएगा। चीजें समझना, ये देखो, तुम्हें नीट का एग्जाम देना है और बायो में चाहिए तुम्हें 360 मार्क्स, 360 मार्क्स चाहिए, 360। तो तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तुम्हारी बात, फिर मैं अपनी करूंगा। तुम एनसीईआरटी का क्लास 11 12 का बुक पढ़ोगे, ठीक है? डॉक्टर ली का 2 बुक बना लिया, 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बना लिया, 6 बुक। तो अब जैसे जैसे तुम बुक का नंबर बढ़ा रहे हो, यहां देखो बुक्स है, ये बुक्स है यानी सबस्टेट, और ये नीट का मार्क्स, ये नीट का मार्क्स है। जैसे जैसे बुक्स बढ़ाओगे, जितना ज्यादा बुक्स पढ़ोगे, सर 3 बुक पढ़ा नंबर ज्यादा, 4 बुक पढ़ा नंबर ज्यादा, और 6 बुक पढ़ लिया सर, सारा बुक पढ़ लिया मैंने, 6 बुक पढ़ लिया, पूरी तैयारी हो गई, तो बेटा 360 में 360 नहीं आ जाएगा सर? मेरा तो 360 आ ही गया, सैचुरेशन आ ही गया। और बुक पढ़ेंगे तो क्या नंबर बढ़ जाएगा? क्या और बुक पढ़ने से नंबर बढ़ेगा क्या? नहीं। तुम्हें मैंने क्या बोला? तुम्हें 360 नंबर चाहिए, 6 बुक इनफ है, 2 एनसीईआरटी, 2 डॉक्टर ली का बुक, और 2 बच्चा आपके एनसीईआरटी एग्जाम, 2 वर्ड। हाँ अब बताओ, 1 बुक पढ़ा तो 100 नंबर, 1 बुक पढ़ा 200, 3 बुक पढ़ा 400, 5 बुक पढ़ लिया 600 नंबर। सर सारा बुक पढ़ लिया, जितना चाहिए सब बुक पढ़ लिया, 720 तो आ गए ना? बायो की बात करते तो केवल 360 का जोड़ते। तो अब बताओ कितने बुक पढ़ने पे तुम्हें 360 नंबर आए, इसी को कहेंगे Vmax। तो कितना होगा बच्चा बोलो? सर 6 बुक पढ़ने पे 360 नंबर आते, 6 बुक पढ़ने पे 360 नंबर आते। अब मुझे बताओ, तुम्हें बायो में 180 नंबर लाना, हाफ लाने, कितना बुक पढ़ना पड़ेगा? तुम्हें 360 नहीं 180 नंबर लाने हैं। तो बोलेंगे सर 360 लाने के लिए 6 बुक था, तो मुझे सर आधा ही तो चाहिए, मुझे सर 360 नंबर नहीं 180 नंबर लाना है। तो ये हो गया Km, आधा लाना है। 360 फुल था, Vmax था, मुझे Vmax का आधा लाना है, 180 लाना है। कितना सबस्ट्रेट चाहिए? Km is the 3, Km is the 3। अब आ गया समझ में? अब समझ में आ गई Km क्या है? आधा नंबर लाने के लिए कितनी बुक? अरे फुल नंबर लाने के लिए तो 360 थे, आधा नंबर लाना है सर 3 बुक। ये तुम्हारा है, तुम स्टूडेंट का है। अब मेरा वाला सीखो, मेरा ग्राफ बनाना सीखो, मेरा ग्राफ बनाना सीखो। अब मैं अपना ग्राफ बना रहा हूं, देखो ध्यान से। मुझे भी नीट का एग्जाम देना है और मुझे भी बच्चा 360 नंबर चाहिए, 360 चाहिए ना? सर आप भी बुक पढ़ोगे क्या? लेकिन मैं क्या करूंगा? मुझे केवल 2 बुक चाहिए, एनसीईआरटी के 2 बुक और 2 डॉक्टर लिखे, मुझे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चाहिए नहीं। तो मुझे 360 लाने के लिए मैंने कितना बुक पढ़ा? 4 बुक। 4 बुक में मेरे आ जाएंगे, मेरी एफिनिटी है, तुमसे तो अच्छी पढ़ाई करता हूं, मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। तो मुझे कितना चाहिए था सर? 4 बुक में आप लेते होगे सर 360 नंबर, 360। तो सर आपको 180 लाने में कितना बुक चाहिए बोलो? अरे 360 नंबर लाने में तुम्हें चाहिए थे कितने? मुझे चाहिए 4 बुक, तो बोलो आधा, 180 लाने के लिए 2 बुक। तो मेरा Km वैल्यू 2 नहीं हुआ क्या सर? यानी सर आप Km 2 है, क्यों? क्योंकि मेरी एफिनिटी ज्यादा थी, मेरी एफिनिटी ज्यादा थी बच्चा, मेरी एफिनिटी ज्यादा थी।
इसलिए एफिनिटी ज्यादा थी तो केम मुझे कम चाहिए। तुम्हारी एफिनिटी कम थी, तुम्हें 6 बुक चाहिए था वीमैक्स के लिए, 3 बुक चाहिए था केम के लिए, मुझे तो बस 2 ही बुक चाहिए। अब यहाँ एक और ग्राफ बनाता हूं, एक और बनाता हूं। अब डॉक्टर अली जो टीचर है उन्हीं को बोले क्या नहीं सर आपको भी लाना है 360 नंबर। डॉक्टर अली साहब को बोले अरे बुक तो मुझे खुद याद है अपना वाला, तो मुझे जाना है ना 360 नंबर, वीमैक्स लाना है ना 360 नंबर, तो मैं बस एनसीईआरटी का 2 बुक पढ़ लूंगा। तो 2 बुक पढ़ा 360 नंबर, 2 बुक पढ़ के वीमैक्स पे पहुंच गए। तो बताओ ना केम कितना होगा, हाफ नंबर 180 नंबर लाने के लिए तो डॉक्टर अली साहब को चाहिए केवल 1 बुक, तो केम उनका आया 1। तो जिसका केम कम है यानी उसकी एफिनिटी अच्छी थी, वो अच्छे से पढ़ाई करते थे, इसलिए दूसरे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो नहीं प्रूफ हो गया, लोअर द एफिनिटी। डॉक्टर अली साहब का केम कितना 1, तुम्हारा कितना था 3, मेरा कितना था 2। तो जिसकी केम कम है एफिनिटी ज्यादा है यानी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। चलो अब बताओ कुछ भेजे में गया या ऊपर से गया, अब बताओ किसे किसे समझ में आया, अब बताओ किसे किसे समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो मैं तुम्हारा बनाता हूं, एक और ग्राफ बनाता हूं, एक और मजेदार ग्राफ तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री का बनाता हूं। मैं अभी फिजिक्स का ग्राफ बनाता हूं ना। सर फिजिक्स में 180 मार्क्स चाहिए, चलो चलिए ग्राफ तुम्हारा प्लॉट करते हैं। 180 चाहिए फिजिक्स में, 180 मार्क्स लाना है। तो तुम बच्चा सर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, मेरा तो कभी आएगा ही नहीं 180। ऐसा नहीं सोचना कि 180 तो कभी आएगा ही नहीं। अरे भाई पढ़ना जितना बुक चाहिए। सर मुझे 50 बुक दो, 50 बुक दे दो, सारा दुनिया का बुक पढ़ लेंगे तब शायद 180 आ जाए। ऐसे तो आना नहीं है मेरा, तो मुझे मालूम है, फिर भी कोशिश कर लेते। चलो तो जैसे जैसे बुक का नंबर बढ़ा रहे हो, बुक का नंबर बढ़ा रहे हो, बुक का नंबर बढ़ा रहे हो, नंबर बढ़ रहा है और भैया यहां देखिए यहां पहुंच रहे हैं आप, वी मैक्स पे पहुंचना है, 180 लाना है। कितना बुक रे भाई, 50 बुक, 50 बुक खूब बुक पढ़ेंगे, 10-20 तो मैथ्स वाला पढ़ना पड़ेगा। तो वी मैक्स पे पहुंचने के लिए कितना बुक चाहिए, 50। तो बताइए ना, आपको फिजिक्स में 90 लाना है, आधा लाना है, वी मैक्स का आधा लाना है, तो सर बताएं कितना होगा। बुक्स का नंबर कितना हो गया 25, तो तुम्हारा केम कितना आ गया 25 आया, क्योंकि फिजिक्स में तुम्हारी एफिनिटी कम थी इसलिए केम वैल्यू ज्यादा है। आपको बायो पढ़ने में मजा आया था तो आपने केम बायो में 50% लाने के लिए 3 बुक। तो देखा तुम्हारी एफिनिटी जहां ज्यादा है तो केम का वैल्यू कम है, कम बुक में वीमैक्स के हाफ पहुंच गए। और जहां एफिनिटी कम है तो क्या अब हम लोग एफिनिटी बता सकते हैं, केम वैल्यू, केम इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी, केम ज्यादा तो एफिनिटी कम थी। अब बताओ क्लियर कट आ गया ना, हैंड रेज करो अब समझ में आ गया होगा। अब नहीं समझ में आता सर लेकर के फोड़ लेना, ईटा उटा उठाना सर फोड़ लेना। अब इससे ज्यादा आसान भाषा नहीं सिखा सकता, इससे ज्यादा आसान भाषा नहीं हो सकता भाई। तेरा गेम 1000 पे बना दो, सर मुझे मैथ वाला भी एक बना दो ना, मुझे मैथ लड्डू आता है तो तेरा बना दूं। मैथ के लिए बच्चा 1000 बुक पढ़ना पड़ेगा 100% मार्क्स लाने के लिए, तो तेरा केम कितना होगा 500। केम कितना होगा 500। सर एफिनिटी कम थी ना इसलिए 500 बुक पढ़ना पड़ा। हाँ बायो मेरा ठीक था, एफिनिटी ज्यादा इसलिए केम वैल्यू 3 था। चलो अब क्लियर हो जाना चाहिए। चलो यही सबसे बच्चे को डिफिकल्ट लगता था। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, केम के वैल्यू दिए रहेंगे तो बताइएगा इस एंजाइम, ये एंजाइम है, केम दिया हुआ रहेगा। कौन है रे भाई, रकीबुल। ठीक है, यहां देखो ध्यान से। अब हमें क्या करना है, कुछ रट्टाफिकेशन, एंजाइम इनहिबिशन पढ़ के खत्म करते, एंजाइम इनहिबिशन टॉपिक पढ़ के खत्म करते। एंजाइम इनहिबिशन 2 तरह के, कॉम्पिटिटिव जैसे तुम हो बच्चे, ये एक्टिव साइट है, ये एम्स का सीट है, यहां तुम भी जाना चाहते हो और आपकी रूममेट भी जाना चाहती है। तो मैं क्लास एंड कर दूं क्या, रकीबुल कौन है भाई, रुको पहले। चलो भाग्य, पढ़ना भी नहीं है तो क्या करेगा, तुम अगले दिन से क्लास ही छोड़ दूंगा, ऐसा ऐसा बिहेवियर रहा सब, क्या डॉक्टर बनेगा, पहले से फेल।
पहले से फेल है। चलो अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा एम्स का सीट है, इसमें तुम भी जाना चाहते हो और तुम्हारी रूममेट भी जाना चाहती है, दोनों एक समान दिखते हो। अरे दोनों मेडिकल का एग्जाम दोगे, सेम पढ़ाई की है, तो सर कौन जाएगा एम्स में? अरे जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तुम ज्यादा पढ़ाई की तुम जाओगे, तुम्हारी रूममेट ज्यादा पढ़ाई की रूममेट जाएगी ना। इसलिए दोनों सिमिलर है, दोनों आपस में सिमिलर है, कोई भी जाके फिट हो सकता है। सर मेरी रूममेट फिट हो गई तो यहाँ फिट हो गई तो हटा सकते हो, एम से खींच करके निकाल सकते हो अगर तुम्हारे नंबर ज्यादा है। इसलिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होता है वो कैसा होता है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल ना। अभी टेस्ट में तुम्हारी रूममेट का नंबर ज्यादा आ रहा है, तब तो सर मेरा एम्स नहीं क्लियर होगा। अरे तो रूममेट से ज्यादा नंबर लो ना, तुम ही जाके बाइंड करोगे, जो ज्यादा वही बाइंड करेगा, इसलिए रिवर्सिबल। रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल है। सर एग्जांपल समझा दीजिए। एनसीईआरटी में एक ही एग्जांपल मैं दो बताऊंगा, एक केमिस्ट्री वाला भी बताऊंगा। एंजाइम का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, एंजाइम का नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, इससे बाइंड करना चाहता है सक्सिनेट यानी सक्सिनिक एसिड, ये बाइंड करना चाहता है। लेकिन उसी तरह वो दिखने वाला है मैलोनेट, मैलोनेट वो जाके बाइंड कर जाएगा। सर मैलोनेट अगर बाइंड कर गया तो कैसे हटाएंगे? अरे सक्सिनेट का नंबर बढ़ा दो, ज्यादा पढ़ाई करो, हटा सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल याद रखिएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, सबस्ट्रेट का नाम सक्सिनेट और इनहिबिटर का नाम मैलोनेट, इससे बन जाएगा क्वेश्चन। दूसरा, एक एंजाइम है जो फॉलिक एसिड बनाता है, ध्यान से सुनना, एक एंजाइम है फॉलिक एसिड बनाता है, सबस्ट्रेट का नाम है पाबा, पारा एमिनो बेंजोइक एसिड। केमिस्ट्री के बुक में मिल जाएगा, बायो में नहीं मिलेगा, केमिस्ट्री का बता रहा हूं। पाबा, पारा एमिनो बेंजोइक, ये सबस्ट्रेट है, वो जाएगा और फॉलिक एसिड बनेगा। फॉलिक एसिड बनेगा जिससे हेल्प करेगा न्यूक्लियोटाइड बनाने में, डीएनए बनाने में। तो बैक्टीरिया के अंदर में एक एंजाइम है फॉलिक एसिड सिंथेटेज, सबस्ट्रेट का नाम पाबा, जिससे बनेगा फॉलिक एसिड, जिसके हेल्प से होगा डीएनए बनेगा, फिर बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा। साइंटिस्ट ने क्या किया, उसी के सिमिलर एक ड्रग बनाए, दवा बनाया, सल्फर ड्रग, देखने में एक तरह का। हमने सल्फर ड्रग खाया तो सल्फर ड्रग जाके बाइंड कर जाएगा, सल्फर ड्रग बाइंड कर जाएगा, पाबा बेटा मुंह ताकते रहेगा। हमने दवा खाया सल्फर ड्रग वाला, जाकर के बाइंड कर गया। अब पाबा अगर बाइंड नहीं करेगा तो फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो डीएनए नहीं बनेंगे, डीएनए नहीं बना तो बैक्टीरिया का ग्रोथ ही रुक जाएगा। तो हमने बनाया सल्फर ड्रग, ये भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल में आएगा। दो रट्टा मार लेना है, ठीक है। सर एक बता दो ना नॉन कॉम्पिटिटिव का, चलो एक ही बताऊंगा, क्योंकि ये धड़ल्ले से नीट के एग्जाम में आ रहा है। सर क्या है? एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। सर ये नाम सुना तो है, लेकिन कभी कहां होता है सर? अब पढ़िएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेस्पिरेशन में कॉम्प्लेक्स 4, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, वहां बच्चा कॉपर होगा। एनसीईआरटी का फिगर को देखिए, कॉपर आयन होगा, 2 कॉपर सेंटर है। एनसीईआरटी का लाइन है, दे कंटेन 2 कॉपर सेंटर। अगर तुमने बेटा साइनाइड खा लिया, सर साइनाइड में लोग मर जाते हैं, ट्राई करो बहुत जल्दी मरोगे ना। किसी को टेस्ट ही नहीं मालूम आज तक। सर साइनाइड करता क्या? साइनाइड क्या करेगा? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, मतलब साइनाइड गया यहां बाइंड कर गया, क्या एक्टिव साइट से बाइंड किया? क्या नहीं सर, एक्टिव साइट से तो बाइंड नहीं किया, अदर देन एक्टिव साइट से बाइंड किया। इसी को लोग एलोस्टेरिक बोल देते, बस सिंपल, एक्टिव साइट के अलावा कहीं बाइंड किया मत जाइए एलोस्टेरिक में। और उसको खींचेगा, खींच करके बच्चा, खींच करके देखो क्या कर दिया, एक्टिव साइट को ही खराब कर दिया, एक्टिव साइट को ही खराब कर दिया। अगर एक्टिव साइट खराब हो गया, अगर एक्टिव साइट खराब हो गया तो क्या उससे सबस्ट्रेट बाइंड कर पाएगा? क्या उससे ऑक्सीजन बाइंड कर पाएगा? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज से और इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता था कहां? ऑक्सीजन। हमने साइनाइड डाल दिया तो वो कॉपर को पकड़ के खींच दिया, ले भैया, तो वो एंजाइम ही खराब हो गया। अब वो सबस्ट्रेट से बाइंड ही नहीं करेगा और वो हमेशा के लिए खराब हो गया, हमेशा के लिए खराब हो गया, इरिवर्सिबल होता है, वो इरिवर्सिबल होता है। तो क्वेश्चन एक ही आता है, साइनाइड पॉइजनिंग इज द एग्जांपल ऑफ, तो याद करके जाइएगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सल्फर ड्रग कॉम्पिटिटिव ना,
मेलोनेट कॉम्पिटिटिव, ये पूछा जाता है हमेशा नीट के एग्जाम में, याद करके जाइएगा। और कॉम्पिटिटिव में ज्यादा रट्टा उट्टा नहीं मारिएगा कि सर Vmax सेम होता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। केम विल इंक्रीज, Vmax सेम। नॉन कॉम्पिटिटिव में Vmax सेम रहेगा और केम वैल्यू जो हो जाएगा मेरे में से Vmax पे तो पहुंचेगा नहीं, केम सेम रहेगा और Vmax रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एक स्टेटमेंट केवल याद कर लीजिए, आज तक नहीं आया होगा, 10 साल पहले आया। एनसीईआरटी में ये सब वर्ड ही नहीं है, तो उसके डिटेल में जाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो फंसे हुए रह जाओ, पूरा चैप्टर बर्बाद हो जाएगा। 1 घंटा उसी में फंसे, सर Vmax क्यों घटा, केम क्यों हुआ, इसमें फंसना नहीं है। एनसीईआरटी में है नहीं, कटा मारिए, ऐसे बस नाम सुना था कि सर ने कुछ नाम बोला था, हमने स्टेटमेंट याद कर लिया, अब हमें कोई मतलब। ऐसे क्वेश्चन बेकार का टाइम वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। हाँ, तो चलो ये हमारा इनफ हो गया, एंजाइम सारे बन जाएंगे। तो याद रखिएगा, एंजाइम में स्टेटमेंट क्वेश्चन होगा। चलो मैं पूछ लेता हूँ, 10 मिनट क्वेश्चन पूछता हूँ, इसके बाद खत्म करता हूँ। चलो फटाफट बताओ। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करेंगे फिर छुट्टी। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट, आंसर इज द राइबोजाइम, और राइबोन्यूक्लियस फॉस्फेट भी होता है। चलो ठीक है। एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग, एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग, एंजाइम इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी। What is the main difference between the biocatalyst and inorganic catalyst? What is the main difference between the biocatalyst and inorganic catalyst? What is the main difference between the biocatalyst यानी enzyme and inorganic catalyst? बोलिएगा। बायोकैटलिस्ट हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे काम नहीं करेगा, जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट को पसंद है हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये बताइए दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कौन है? दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कौन है? तो याद रखिएगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये डाटा रट करके जाइएगा। एनसीईआरटी में मेंशन है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज 1 घंटे में CO2 प्लस H2O, अगर एंजाइम नहीं है तो कार्बोनिक एसिड बनने में 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आपने कार्बोनिक एनहाइड्रेज डाल दिया, दुनिया का फास्टेस्ट एंजाइम 1 सेकेंड में 60 लाख या 6 लाख, कितना है 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल कन्वर्ट होने लगेंगे और ना मिलियंस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। एनसीईआरटी के डेटाबेस है, क्वेश्चन याद करके जाइएगा, डेटाबेस है याद करिए। चलो मेन डिफरेंस बताइए, मेन डिफरेंस बताइए प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम में। प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम में मेन डिफरेंस क्या है? एक लाइन में, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम में बोलिएगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली और कोएंजाइम लूजली, लूजली। ये बताइए मेटालिक आयंस लूजली अटैच्ड, टाइटली अटैच्ड? मेटालिक आयंस लूजली अटैच्ड, टाइटली अटैच्ड? आंसर लूजली। ये नीट में आ चुका है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी में लिखा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो कोऑर्डिनेट तो वीक बॉन्ड होगा। ठीक है, चलो ये बताइए एंजाइम के 6 क्लास का मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था? एंजाइम के 6 क्लास का शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बताया था? आंसर 6 क्लास का शॉर्ट ट्रिक OTH LIL, OTH LIL याद रखिएगा, OTH LIL। एंजाइम कमीशन नंबर, एंजाइम इसी नंबर 1 होता है, कितने डिजिट के होते हैं? Each enzyme has a specific 4-digit number known as enzyme commission number. Answer is the 4. Answer is the 4. चल ठीक है, ये बताओ ध्यान से, केम रिप्रेजेंट टू द, किस चीज को बताता है? केम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? केम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आंसर इज द एफिनिटी। लोअर द केम हायर द एफिनिटी, उल्टा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, याद करके जाइएगा। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के 2 एग्जांपल, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के 2 एग्जांपल, सक्सिनेट मैलोनेट वाला
और पाबा और सल्फा ड्रग वाला, पाबा सल्फा ड्रग वाला। नॉन कॉम्पिटिटिव का एक ही याद करिएगा, साइनाइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड खा करके देखना, पता चलेगा कॉम्पिटिटिव है नॉन कॉम्पिटिटिव है। बहुत अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं समझने का, खुद पे ट्राई करो आ जाएगा। चलो, यानी कि यहाँ पास एंजाइम से रिलेटेड अब तुम क्वेश्चंस को गलत नहीं करोगे, जबकि एंजाइम बड़ा डिफिकल्ट माना जाता है ना। अब बताओ, एंजाइम लो टेम्परेचर पे डीनेचर, इनएक्टिव। एंजाइम लो टेम्परेचर पे डीनेचर, इनएक्टिव। एंजाइम लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव। बताओ, एंजाइम लो पीएच पे इनएक्टिव या डीनेचर? एंजाइम पीएच पे, आंसर डीनेचर। हाई पीएच पे सर वहां भी डीनेचर, वहां भी डीनेचर। ठीक है, अब वीमैक्स समझ में आ गया सर। बायो में 360 नंबर लाने के लिए कितना बुक पढ़ना पड़ेगा? वही हमारा क्या है, वीमैक्स है। 360 लाने के लिए कितना सबस्टेट चाहिए? हो गया। सर 180 लाने के लिए कितना बुक पढ़ना पड़ेगा? वोके में, वोके में। ठीक है, चलो, तो मेरे में से यहां तक अगर तुमने पढ़ लिया है तो एक काम करना, आप जाकर के रिकॉर्डेड वीडियो जो 3 है उसको देखिएगा, उससे एक बार फिर से देखोगे ना तो दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आएंगे, इससे या तो तुम अप जा सकते हो या तो फेल हो सकते हो। फेल पास यही 4-5 चैप्टर डिसाइड करते हैं ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको वापस से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, एग्जाम तक रिवाइज करते जाइएगा। तो मैंने पूरा दे दिया है एक साथ में, तो याद करने की कोशिश कीजिएगा और बुकलेट से क्वेश्चन बना लीजिए, इनफ है। तो अगले क्लास में हम लोग बायोटेक पे बात करेंगे। चलो ठीक है, तो